नमस्कार, मैं समर रोहित शर्मा। भारत में जन आंदोलन जब कभी भी हुआ है उसका आयु बहुत छोटा रहा है। चाहे वो बिरसा मुंडा का हो, तिलका मांझी का हो, सिद्धू कानू का हो, चांद भैरव का हो, या फिर तेलंगाना मूवमेंट ही क्यों ना हुआ हो, या नक्सलवादी मूवमेंट ही क्यों ना हुआ हो। तमाम मूवमेंट की आयु बहुत ही कम दिन का रहा है, कम वक्त का रहा है, और बल्कि कुछ चंद सालों के अंदर ही उसे निपटा दिया गया है। एकमात्र माओवादी आंदोलन ही वह विद्रोह रहा है भारत में जिसने कि सबसे लंबा चलने का रिकॉर्ड बनाया है। 50 से 55 साल, 55 साल तक लगातार आंदोलन चलता रहा और हजारों लोगों को कुर्बानी देने के बाद भी अपने सफलता को हासिल नहीं कर पाया। माओवादी आंदोलन खत्म हो गया ऐसा कहना बेवकूफी है। माओवादी आंदोलन कमजोर हुआ है यह कहना बेहतर सत्यगत है। हालांकि सीपीआई माओवादी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य जगदीश चंद्र यादव जी का कहना है माओवादी आंदोलन पहले से भी बेहतर, मजबूत और ज्यादा सुरक्षित शुद्ध हुआ है। लेकिन इन दावों के बीच कई सवाल हैं जिस पर समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भारत में चल रहे तमाम मूवमेंट कम समय ही क्यों जीवित रहा, वो जल्दी ही खत्म क्यों हो गया, चंद सालों के अंदर ही क्यों खत्म हो गया। और सबसे बड़ा मूवमेंट चलने वाला 50-55 साल तक चलने वाला नक्सलवादी माओवादी आंदोलन भी अपनी सफलता को हासिल क्यों नहीं कर पाया। इन तमाम सवालों पर थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और कई लोगों से जो बातचीत हुई है उस बातचीत के आधार पर हम इस फैक्ट को रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर माओवादी आंदोलन ने 50-60 साल के इतिहास में इतना बड़ा नुकसान कैसे उठा पाया और इससे वो कैसे बच सकते थे और उसको बचा जा सकता था। आइए तो फिर चर्चा करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं इन सवालों पर। तो माओवादी आंदोलन एक प्रयोग स्थल है, प्रयोग का एक कार्यकाल रहा है जिसने कि देश की जनता का आंदोलन को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को, उसके संघर्ष की लड़ाई को 50 साल 55 साल तक खींचा, लेकिन अंततः यह भी जो है उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाया। तमाम आंदोलन तो चंद साल में ही खत्म हो गए, चाहे वह किसान आंदोलन रहा हो जो सयाजी सरस्वती ने किया था, या भगत सिंह का रहा हो, या फिर तेलंगाना मूवमेंट भी क्यों न रहा हो। तमाम आंदोलन जो है चंद सालों के अंदर ही दमन कर दिया गया, ढा दिया गया, खत्म कर दिया गया। माओवादी आंदोलन में और अन्य आंदोलन में एक बुनियादी फर्क है, और वह फर्क है कि माओवादी आंदोलन जो नक्सलवादी आंदोलन से शुरू हुआ था, और यूं कहे चारू मजुमदार और कन्हैया चटर्जी ने जिन रिसर्च के आधार पर इस आंदोलन का नींव रखा था, वह नींव ज्यादा बेहतर था, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था और बेहतर समझदारी के साथ भारत में लागू किया गया था। अन्य आंदोलन के तुलना में तेलंगाना आंदोलन ने भी काफी बड़ा अंतर लाया था, चीजों के बारे में एक फैक्ट लाया था, और उस आधार पर उसने बहुत बड़ा विस्तार भी किया था अपना। इस चीज से एक चीज साबित होता है कि तेलंगाना आंदोलन ने जो चीनी रास्ता को अपनाने का बात किया था, वह रास्ता भारत में ही मजबूती से चल सकता है। इस तेलंगाना आंदोलन और नक्सलवादी मूवमेंट के बाद माओवादी आंदोलन जो चला था, इस आंदोलन का सीरीज रहा है, तो इससे एक चीज साबित हुई है कि भारत में आंदोलन का जो रास्ता होगा वो चीन का रास्ता ही हो सकता है। अन्य आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त तरीके से चलाए गए थे या फिर लोगों के गुस्से और उबाल की वजह से चले थे, उन आंदोलन कम समय में खत्म हो गया क्योंकि उनके पास कोई बड़ा विजन नहीं था, कोई बड़ा रिसर्च नहीं था, और अंतर्राष्ट्रीय हालात को समझने के लिए उनके पास कोई फैक्ट नहीं था, जिस कारण के आंदोलन बहुत जल्दी ही खत्म कर हो गए या उनको खून के तालाब में डुबोकर नष्ट कर दिया गया। तो पहले कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं। नक्सलवादी मूवमेंट ने या तेलंगाना मूवमेंट ने जिस चीज को सत्यापित किया था वह था
चीन का रास्ता, भारत का रास्ता। चीन का रास्ता क्या था? दीर्घकालीन लोक युद्ध। जिस जिस दल ने इस रास्ता को अपनाया वह दल विकसित हुआ, विकास किया। जब उस रास्ता को उसने छोड़ दिया तो वो खत्म हो गया। तेलंगाना मूवमेंट इस बात को अच्छी तरह से स्थापित करता है। जब तक चीन के आधार पर भारत मूवमेंट होता रहा, तेलंगाना मूवमेंट आगे बढ़ा, लेकिन जो ही संसदवाद की वजह से हो, जिस कारण से भी हो, जब तेलंगाना मूवमेंट सरेंडर कर देता है तो वह खत्म हो जाता है। चुनाव में आने के बाद वो तो बिल्कुल ही, जैसे आप जान रहे हैं, सीपीआई का अस्तित्व भी मिटने जा रहा है, या मिटने वाली बात लोग कह रहे हैं। सीपीआई ने आंदोलन शुरू किया था तेलंगाना का। भारत में दूसरी मूवमेंट जो शुरू हुई थी नक्सलवादी का। नक्सलवादी ने एक चीज को स्पष्ट कर दिया कि चीन का रास्ता ही भारत का रास्ता होगा, चुनाव का रास्ता कतई नहीं होगा। इसने सबक सीखा था तेलंगाना आंदोलन से और साबित किया था कि भारत में चीन का रास्ता ही होगा। सशस्त्र मूवमेंट ही एकमात्र तरीका है जो यहाँ लड़ाई चल सकता है, और चुनाव के माध्यम से कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इस बात को स्थापित किया नक्सलवादी मूवमेंट ने। चारू मजूमदार और कन्हैया चटर्जी अलग अलग प्रयोग करके इस चीजों को स्थापित किए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज स्थापित किया था चारू मजूमदार ने और कन्हैया चटर्जी ने, वो यह था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक है। इस बात पर भारी बहस है भारत के देश के अंदर में आज भी कि भारत का चरित्र जो है अर्ध सामंती है, अर्ध औपनिवेशिक है। इसके खिलाफ में अभी मल्लजुल्ला वेणुगोपाल राव भी ये राग लापते हुए पार्टी से निकल गए कि भारत में पूंजीवाद आ गया है, और वह तमाम पार्टी जो तो कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं और भारत को पूंजीवाद में बदलने वाला चीज बोलते हैं, कुछ तो समाजवादी देश की बोलने की कोशिश करते हैं। उन तमाम पार्टियों के हालात आप देख पाए अगर देख लीजिए, उसके दो लोग भी नहीं उनके साथ में चल पा रहे हैं। लेकिन जिसने कहा भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अर्ध सामंती, अर्ध औपनिवेशिक है, वही मूवमेंट को लंबे दिनों तक टिका पाए, जिसमें कि नक्सलवादी मूवमेंट प्रमुख रहा है। ये तीन रास्ते हैं जिसके नक्सलवादी मूवमेंट ने स्थापित किया। पहला, सशस्त्र मूवमेंट ही एकमात्र रास्ता है, दीर्घकालीन लोकयुद्ध तरीका है उसका। दूसरा, चुनाव का बहिष्कार करना एक प्रमुख रास्ता है। तीसरा, भारत की अर्थव्यवस्था अर्ध सामंती, अर्ध औपनिवेशिक है। ये तीन प्रमुख चीज इन लोगों ने लागू किया था। बेशक नक्सलवादी मूवमेंट चंद दिनों के अंदर ही खत्म हो गए या फिर उसको खून में डुबो दिया गया, लेकिन उस मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा वटवृक्ष खड़ा किया माओवादी आंदोलन दरमियान, और इस आंदोलन ने एक बड़ा बदलाव चीज में लाया और विशाल वटवृक्ष खड़ा हुआ। लोग बताते हैं जितने लोग सीपीआई माओवादी के मारे गए हैं, उनके शब्दों में कहें हम अगर शहीद हुए हैं, उतने लोग तो किसी भी पार्टी के पास मेंबर तक नहीं है। हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, जो कि खुद को पूंजीवादी भारत में बताते हैं, जो चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और जो चीन की रास्ता को नहीं मानते हैं। ये तीन चीज को है। फिर सवाल उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक चलने वाला माओवादी आंदोलन आखिर अपनी मंजिल को क्यों नहीं पा सका? इतनी शहादत देने वाला माओवादी आंदोलन क्यों नहीं चल पाया, या क्यों नहीं भारत सत्ता को हासिल कर पाया? इसके बारे में मैंने एक पत्रकार से बात की थी। उन्होंने मुझे एक उदाहरण बताते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 20 किलो का एक पत्थर है, उस पत्थर को उठा के लाना है। आप गए वहां पर,
जब वहां पहुंचे पता चला कि वो पत्थर 20 किलो का नहीं है बल्कि 200 किलो का है। अब आपकी क्या स्थिति होगी? आपने तैयारी तो किया था मात्र 20 किलो पत्थर उठाने के लिए, लेकिन पत्थर का वेट हो गया 200 किलो जब आप वहां पहुंचे। तो दो ही स्थिति होगी, या तो आप मारे जाएंगे या फिर सरेंडर कर जाएंगे, यानी भाग जाएंगे। ये घटना हुई थी आपको नक्सलवादी मूवमेंट में। है फिर आपने एक तैयारी किया और फिर बताया कि भाई पत्थर 200 किलो का है, इसको उठा के लाना है। अब आपने 200 किलो पत्थर उठाने के हिसाब से उसको तैयार किया, फिर लाने गए पत्थर को आप, तब आप वहां पाते हैं कि भाई 200 किलो पत्थर तो ठीक ही था, लेकिन इस पर 4 को हाथी का पैर भी लगा रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? फिर वही स्थिति आपकी हो गई, यानी कि आप या तो मारे जाएंगे या फिर आप सरेंडर कर जाएंगे, यानी भाग जाएंगे। इस उदाहरण से वो जो पत्रकार थे मित्र, वो इस समझना चाह रहे थे कि नक्सलवादी मूवमेंट जब शुरू हुआ था उस दौर में यह बताया गया था, एक समझदारी बनाया गया था कि 4 थाने हैं, एक थाने में 10 पुलिस, 4 थाने में 40 पुलिस, जब उसको पुलिस को मार दीजिए आपका राज कायम हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस को मारा गया, उसके पीछे का जो बल था, सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्स, यहां तक कि आर्मीज, इसका आकलन नहीं किया गया। जो ही वो पुलिस मारा गया मूवमेंट में, तुरंत सेंट्रल फोर्स आ गई, सेना उतार दिया गया और पूरे आंदोलन को खून में डुबो दिया गया। मतलब जानकारी तो दिया गया था, तैयारी की गई थी मात्र 20 किलो पत्थर उठाने का, लेकिन पत्थर का वेट हो गया 200 किलो। बहरहाल फिर इन लोगों ने तैयारी किया कि भाई भारत सरकार के पास सिर्फ थाना ही नहीं है, फोर्स भी है, सेंट्रल फोर्स है, आर्मीज है। तो ये समझदारी लेकर के जो है फिर मूवमेंट शुरू किया गया। अच्छी मूवमेंट चली। नक्सलवादी आंदोलन के बाद 80 के दशक से शुरू हुआ आंदोलन 2004 में एक अच्छी मुकाम पर पहुंचता है और सीपीआई माओवादी का गठन होता है। सरल संघर्ष की कार्रवाई तेज गति से आगे बढ़ता है, लेकिन फिर ठहराव आता है, यानी कि अब चलता है पता कि वो पत्थर जो 200 किलो का था और तैयारी उसी हिसाब से की गई थी, यानी भारत की माओवादियों ने जिस बात को स्पष्ट समझदारी बनाया था कि भारत में प्रथम बार ये था कि 204 थाने हैं, उसको उड़ा देना है, लेकिन सीआरपीएफ आर्मी का तुलना नहीं किया गया था। दूसरी बात को सुधार दिया गया। इसमें कहा गया भारत के पास थाना ही नहीं है, सीआरपीएफ भी है, सेंट्रल फोर्स भी है, भारत की सेना भी है, उसे लड़ना है। इस बात को गणपति अपने स्टेटमेंट में भी बताते हैं और वह स्पष्ट इसको करते हैं कि भारत के फौज के पास 40 लाख की फौज है, तो 40 लाख तो हमें तैयारी करना, हराना है, 40 लाख के हिसाब से लड़ाई तय करनी है। यही बात हो गई। पत्थर 200 किलो का है, उसको उठा कर लाना है। लेकिन जब उसको उठाने गए तब चलता है 50 पत्थर पर 4 को पैर रखा हुआ है हाथी का। मसलन जब लड़ाई का स्तर तेज हुआ तो भारत चूंकि एक अर्ध औपनिवेशिक कंट्री है, मतलब बहुत सारे कंट्रियों का, विदेशियों का इंपीरियलिस्टिक कंट्री जो है, अमेरिका हो या अन्य कंट्री, जिसका सीधा यहाँ पर वर्गीय हित जुड़ा हुआ है। तो जब ये उसको हराएंगे, इसकी सेना को हराएंगे, इसके सीआरपीएफ को हराएंगे, तो सीधे सीधे तौर पर विदेशी हस्तक्षेप यहाँ होने लगेगा। यानी उस पत्थर पर अब 4-5 हाथियों का पैर रखा हुआ है। समाजवादी कंट्रियों के वहां पर हित जुड़े हुए हैं। अब इनको चूंकि लड़ने की तैयारी उसके हिसाब से नहीं की गई, गणपति के स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि तैयारी का स्तर ही यही था, हमें सेना से लड़ना है, लेकिन विदेश से भी लड़ना है, इसकी समझदारी नहीं दिखती है। परिणामतः अब फिर वही स्थिति होती है, या तो लोग मारे जाते हैं या फिर लोग सरेंडर करते हैं, जो आपने देखा पिछले दिनों बड़ी पैमाने पर लोग
उठ करके भाग गए, सरेंडर कर दिए मनोज वेणुगोपाल के कहने पर। इस बात को भी मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन इसमें एक और समझने की है। कई बार 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 कहा जाता है कि सीपीआई माओवादी में 2011 के बाद गतिरोध की स्थिति पैदा हुई, जिस बात को ये साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जब हमले होने शुरू हुए, इसके बाद ये चीजें धस गई, रुक गई, ठहर गई, गतिरोध में चला गया। 11 में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है सीपीआई माओवादी के दस्तावेज में कि हम गतिरोध में अटक गए हैं, दरअसल ये गतिरोध की बात है 2001 ईस्वी से चलनी शुरू हो गई थी। बल्कि यूं कहे ये बातें जो है 97-98 के बाद से ही ये चीजें शुरू हो गई थी। लोगों को दिखने लगा था कि भाई आंदोलन ठहराव में जा रहा है, जिससे कई कारण हैं, जिसमें कि एक उदाहरण बताते हैं, जो जोते उसकी जमीन। सवाल है कि जमीन का असामान्यीकरण था, लोगों ने जमीन पर चढ़ना शुरू किया, लोगों ने जमींदारों की जमीन छीन करके झंडा का लगा लिया अपना। अब क्या, जमीन सदस्य समाप्त हो गई। अब ये हुआ कि पार्टी के ही लोग, मतलब माओवादी संगठन से जुड़े लोग, अब उस जमीन को जिसको जब्त किया गया जमींदारों से छीन करके, अब उसके नए मेठ बन गए। मतलब एक जमींदार को हटाया, दूसरा जमींदार अब माओवादी के अंदर से ही पैदा हो गया और वो मेठ बन गया। अब धर्म संकट यहां पर आ गई, अब क्या करना है आगे। तो ये 97-98 से शुरू हुआ ये गतिरोध चलता रहा, 11 तक आया। पार्टी ने काफी कोशिश किया इस गतिरोध को तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाए। 2001 में भी इसको डॉक्यूमेंटेशन किया गया था कि पार्टी गतिरोध में जा रही है, लेकिन जब 2004 में पार्टी ने मर्ज किया, कई पार्टियों मिलकर के सीपीआई माओवादी बनाया, इसके बाद थोड़ा घूम तो हुआ चीजें और तेज तो हुई, लो तेज धरा, लेकिन यह लो आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया, यानी गतिरोध की दिशा में चला गया। और 11 में सीपीआई माओवादी ने फाइनल डॉक्यूमेंटेशन किया कि हम गतिरोध में जा रहे हैं, जिसकी जिक्र बार बार लोग कह रहे हैं, मनोज वेणुगोपाल कह रहे हैं कि पार्टी गतिरोध में चली गई। उसके बाद इस गतिरोध को तोड़ने का अथक प्रयास किया गया, लेकिन पार्टी इस गतिरोध को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि समझदारी में ही एक फर्क दिखा। यानी 2018 में सीपीआई माओवादी ने एक डॉक्यूमेंट पारित किया था, बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट है वो, और वो है भारत में जाति का सवाल। इसका मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा। जाति के सवाल का बहुत विशाल डॉक्यूमेंटेशन इनका है। उस डॉक्यूमेंटेशन का जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला है बहुत ही हैरत अंगेज है। पर उसका जो प्रस्थान बिंदु बनाया गया है, वो प्रस्थान बिंदु ही आप अगर गौर से देखें तो बेहद ही खतरनाक है, और मैं समझता हूं कि वो काल्पनिक आधार से चीजें को लेकर के चले हैं, और ये बड़ा कारण हो सकता है कि सीपीआई माओवादी ने इतने बड़े गतिरोध को झेला और इतना बड़ा नुकसान को उन्होंने सहन किया। और इस गतिरोध को समझने के लिए उस डॉक्यूमेंटेशन को समझना बहुत ही जरूरी है, जिसको डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर पूरी माओवादी आंदोलन का इतना बड़ा नुकसान हुआ। आइए उस डॉक्यूमेंटेशन पे क्या है समझने की हम कोशिश करते हैं। और ये भारत के अंदर का सबसे बड़ा डिबेट है, सबसे बड़ा बहस है। तो दो गलत समझदारी, इसका मैंने चर्चा पिछले किया था पहले, वो ये कि भारत में ये समझदारी कि भारत अर्थशांति अर्थव्यवस्था व्यवस्था है, लेकिन यह समझदारी कि भारत के उठ रहे आंदोलन, सशस्त्र मूवमेंट जो बिल्कुल ही सटीक रास्ता पर चल रहा था,
उसकी समझदारी में यह बात नहीं था कि विदेशी भी हमला इस पर कर सकता है। कम से कम डॉक्यूमेंट स्तर पर नहीं था। गणपति के जो दस्तावेज थे, गणपति का जो स्टेटमेंट था, उसमें ये चीज नहीं था। उनके अंदर सीमा बंधी हुई थी, उन्हें केवल भारत की सेना से लड़ना है, विदेशी सेना से लड़ना है, उसकी टेक्नोलॉजी से लड़ना है, उसके सांस्कृतिक प्रभाव से लड़ना है, या उनके सैन्य हमलों से लड़ना है। यह समझदारी उसमें नहीं दिखती है गणपति के उस स्टेटमेंट में, भाषण में। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है सीपीआई माओवादी का 2017 में जारी किया गया दस्तावेज। मैंने 18 बोला था तो सुधार लेंगे उसको। वो दस्तावेज मई 2017 ईस्वी में इसका पहला संस्करण जारी हुआ था। उसका नाम था भारत देश में जाति का सवाल, हमारा दृष्टिकोण। इस दस्तावेज के जारी होने के बाद इस दस्तावेज का दूसरा संस्करण जनवरी 2021 में जारी किया गया, और इस पर बीच में जो चीज था, जो नोट उन्होंने दर्ज किया है, वो नोट उन्होंने लिखा था, सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी द्वारा भारत देश में जाति का सवाल, हमारा दृष्टिकोण नामक इस दस्तावेज को बनाकर मई 17 में जारी किया गया था। उसके बाद कुछ शीर्ष सदस्यों ने और राज्य कमेटियों के सदस्यों से दस्तावेज पर कुछ सलाहों, व्याख्याओं और संशोधनों केंद्रीय कमेटी के पास आए हैं। केंद्रीय कमेटी इस पर चर्चा की और अभी संशोधित दस्तावेज को जारी कर रही है। यानी इस सवाल को दोबारा इन्होंने जारी किया। काफी बहस चली इस सवाल पर। इतना बहस अमूमन किसी दस्तावेज पर देखने को नहीं मिला है जिसमें किसी तरह घोषणा करनी पड़ी हो कि हमने इसको दोबारा तैयार करके, बहस करके तैयार किया है। जो इस दस्तावेज में मिला है, मात्र 117 पेज का यह दस्तावेज भारत के इतिहास में सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी है, उस कमी को रेखांकित करना मैं जरूरी समझता हूं। जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो, लेकिन इस सवाल को रखना मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समझदारी ने, एक तो बहुत काफी लेट से आया, क्योंकि इस तक समझदारी जाति के सवाल पर जो डिबेट है अन्य किसी पार्टियों के अंदर नहीं होता है। भारत के अंदर ये पहली पार्टी है सीपीआई माओवादी जिस जाति के सवाल पर इस सवाल को उठाया है अपने दस्तावेज में, डॉक्यूमेंटेशन में। इसमें जिस पर मेरा सवाल है वो सवाल है कालक्रम के बारे में। जाति व्यवस्था का उद्भव इनका पहला ही अध्याय है। उस अध्याय में जो पहला सब हेडिंग है वो है वर्ण व्यवस्था की कालावधि। दूसरा है शुरुआती सामंती राज्य व्यवस्था वाला कालावधि, और तीसरा है ब्राह्मणीय जाति आधारित सामंती काल। ये काल का मसला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणवाद को इस तरह से के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने सवाल उठाया है, और ब्राह्मणीय फांसीवाद के खिलाफ जिस तरह का जुझारू संघर्ष इन्होंने पूरे भारत के अंदर छेड़ा है, और ब्राह्मणवाद के आतंक पर जो सबसे बड़ा हमला अभी तक हुआ है जाति व्यवस्था पर, वो सीपीआई माओवादी ने ही किया है। और यही कारण है कि भारत के उन हिस्सों में जहां पर यह मूवमेंट चला है, यह ब्राह्मणीय व्यवस्था काफी हद तक टूटा है। जहां पर नहीं चला है वहां पर आज भी भयानक तौर पर है। यानी दलित अगर बारात जा रहा है, घोड़े पर चढ़ कर घोड़े से उतारा जाता है। दलित जाति के लोग किसी ब्राह्मण के घर के सामने से चप्पल पहन कर नहीं जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी वारदात आज चल रही है, खासतौर पे उन इलाकों में जहां पर माओवादी आंदोलन नहीं चला या फिर कमजोर रहा। जहां मजबूती से चला ये आंदोलन, चाहे बिहार हो या अन्य हिस्से हो, वहां पर यह चीज टूटा है। छुआछूत भेदभाव टूटा है, खत्म हुआ है, या फिर कहें काफी हद तक कम हुआ है। जिस तरह से
आप ब्राह्मणवाद के कंधे पर चढ़ करके ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं सिद्धांतिक तौर पर। तो आप अपने दस्तावेज में भी इस तरह से ब्राह्मणवाद को स्थापित करते हुए ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ भी नहीं सकते हैं। इसके दस्तावेज का जो हिस्सा जो मैं देख पा रहा हूं उसमें प्रथम अध्याय में ही जो कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़ना जरूरी है। वर्ण व्यवस्था की कलावधि ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 के बीच की कलावधि के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा से देश में पलायन करके आने वाले पशुपालक आर्य कबीलों का स्थानीय कृषि कबीलों व गैर कृषि कबीलों के साथ झड़पों के दौरान वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्गों के रूप में अस्तित्व में आए। ये कलावधि पर ध्यान रखिए। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच। हकीकत यह है कि जिस वक्त में गौतम बुद्ध थे, मतलब 600 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध आए थे, गौतम बुद्ध के काल में यह वर्ण व्यवस्था नहीं था। इसके अब ऐतिहासिक प्रमाण मिल चुके हैं और इसीलिए मैं कहा कि जब प्रस्थापना ही गलत होगी तो आपका निष्कर्ष भी सही जगह पर नहीं लगेगा। अगर तीर चलाने का आपका एंगल सही नहीं होगा तो निशाना भी एंगल सही जगह पर निशाने पर नहीं लगेगा आपको। आप जब कह रहे हैं, मतलब सीपीआई माओवादी जब कह रहा है कि ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 600 के बीच है, नहीं ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 के बीच की अवधि के बीच व्यवस्था जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब यह वह काल था जबकि 600 ईसा पूर्व में बुद्ध आए थे, गौतम बुद्ध। निश्चित तौर पर यह गलत आकलन है। राजेंद्र प्रसाद सिंह भाषाविद हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्थापित किया है और बल्कि यूं कहें कि इस धारणा का खंडन किया है कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा विभाजन नहीं था। और अगर सीपीआई माओवादी इसको ढो रहे हैं ब्राह्मणवादी साहित्य के आधार पर तो फिर निश्चित तौर पर गलतियां होंगी आपसे। भारत का इतिहास देखने में सावधानी बरतनी चाहिए कि भारत के इतिहास में ब्राह्मण जो है उसका अस्तित्व अलग तरीके से आता है। और भारत में जो आक्रमणकारी भारत में जो कोई भी आए हैं, चाहे वो शक हो, हून हो, आर्य हो, जो कोई भी हो, वो भारत में आकर के मिल गए हैं। एक को भी भारत में टिकने नहीं दिया। भारत के लोग इतने मजबूत थे, इतने लड़ाकू थे, इतने योद्धा थे कि एक भी आक्रमणकारी को उसने टिकने नहीं दिया और उसको जब मार भगाया या फिर अपने में समेट लिया, खुद में मिला लिया। तो ये सबसे बड़ी गलत धारणा इस बात को है कि चीजें यहाँ गलत प्रस्थापनाएं दी गई है। इसको हम इस तरीके से जो समझ पाए हैं अन्य विद्वानों के माध्यम से या अन्य दस्तावेज पढ़ करके या प्रथम की जो खोज हुई उस हिसाब से वो ये है कि भारत के इतिहास में ब्राह्मणवाद जो है वो 7वीं शताब्दी के आसपास की उत्पत्ति है। 7वीं शताब्दी, यानी यूं कहें जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने 700 शताब्दी के आसपास हमला करता है भारत पर, उसके बाद ही भारत में वर्ण व्यवस्था सने सने स्थापित हुआ है। इसके आगे इसी दस्तावेज में इन्होंने एक शब्द का उल्लेख किया, सब हेडिंग बनाया है, वो है वैदिक काल। वैदिक काल का भी इन्होंने जिक्र किया है और वैदिक काल जो है यह भी जो है गलत है। जब ब्राह्मण ही नहीं है, जब वेद ही नहीं है तो वैदिक काल कैसा? भाषाविदों ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में वैदिक काल जिसको लोग बोल रहा है दरअसल वह 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ है। यूं कहें 9वीं शताब्दी के बाद जब भारत में संस्कृत की स्थापना होती है, संस्कृत भाषा का उत्पत्ति मतलब विकास होता है, इसके बाद से ही वेद लिखे गए हैं।
जब भाषा ही आपको 9वीं शताब्दी के बाद जन्म हुआ है या प्रचलित हुआ है, संस्कृत भाषा और वेद पुराण जो रामायण लिखे गए हैं, ये सभी लिखे गए हैं संस्कृत में। तो जब भाषा की उत्पत्ति ही 9वीं शताब्दी के बाद हुआ है, तो आप इसको खींच करके 1500 ईसा पूर्व कहाँ ले जा सकते हैं, कैसे ले करके जा सकते हैं? परिणामतः गलत प्रस्थापनाएं गलत दिशा निर्देश देती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कि भारत को पूंजीवाद कहने वाला जो कोई पार्टी रहा हो, कम्युनिस्ट पार्टी, वह पतित हो गया है, दलदल में चला गया है, और जिसने कहा है कि भारत अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक है, वही पार्टी आगे बढ़ी है। ठीक उसी तरीके से आप अगर ब्राह्मणवाद को जो झूठी कल्पनाएं हैं उसको आप अगर 1500 ईसा पूर्व खींच के ले जाते अगर हैं, तो फिर आप सही अवधारणा कैसे बना पाएंगे? ब्राह्मणवाद को के कंधे पर चढ़ करके आप ब्राह्मणवाद को कैसे हरा सकते हैं? जो कुछ संक्षेप में बताना चाह रहा था मैं आपको, वो ये कि भारत के इतिहास में ब्राह्मणवाद कभी भी जीत करके नहीं आया है। मसलन भारत में बुद्ध 28वें बुद्ध थे, 27 बुद्ध जो थे आपको धीरे धीरे करके पीछे बढ़ते हुए आपको सिंधु घाटी सभ्यता में उनका प्रवेश होता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो बड़े भाषाविद विद्वान हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 4 बुद्ध हुए थे। मतलब इसका ये हुआ कि भारत का संपूर्ण इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, वह बुद्ध काल तक जो है बौद्धों का इतिहास रहा है। इसके बुद्ध के बाद भी मौर्य काल आता है और बहुत सारे काल आगे बढ़ते बढ़ते गुप्त काल होते हुए भारत का जो बड़ा इतिहास है वह आपको बुद्ध काल का ही बौद्धों का इतिहास है। जब तक कि मुसलमानों के सहयोग से ब्राह्मणों ने बौद्धों को खत्म नहीं किया, उनके यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया और इतिहास का पुनर्लेखन करके बड़े जमात को, बड़े आबादी को सूत्र बना करके शिक्षा से वंचित नहीं कर दिया गया और अपनी आज की लिखी हुई थीसिस को 1500 साल, 1000 साल, करोड़ साल का स्थापना नहीं कर दिया, तब तक चीजें जो है बौद्धों की चलती रही। अगर सीपीआई माओवादी भी भारत में ब्राह्मणवाद की स्थापना या यूं कहें वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था की स्थापना अगर 1500 ईसा पूर्व की बात बोलते हैं अगर है, तो सीधी बात है। अगर आपका दस्तावेज ही गलत है, अगर आपके दस्तावेज में ही त्रुटियां हैं, अगर आप दस्तावेज में ही आपका ब्राह्मणवाद का पोषण कर रहे हैं, तो फिर ब्राह्मणवाद से आप लड़ कैसे सकते हैं? केवल नारे देने से आप टिक नहीं सकते हैं। यही कारण है कि भारत में जो ही ब्राह्मण जो लड़ने के लिए आए और लड़ रहे थे, जो ही उनको अच्छे दिन नजर आए, मोदी काल में वो पार्टी छोड़ करके भाग गए। ब्राह्मण होना, ब्राह्मणवाद होना, दोनों फर्क है। मैं समझता हूं कि माओवादी इसको बेहतर समझते होंगे, लेकिन अगर भारत के इतिहास की ही गलत अवधारणा बनी हुई आपके अंदर है, अगर आपने दस्तावेज में ही एक गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो भारत का इतिहास, जो बौद्धों का इतिहास रहा है, सब सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक का इतिहास बौद्धों का इतिहास रहा है। भारत के नस नस में जहां बौद्धों की वाणी गूंज रही है, बौद्धों की संस्कृतियां गूंज रही है, उस देश में अगर आप जबरन ब्राह्मणवाद को, मतलब ब्राह्मणवाद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे अगर है और दूसरी तरफ बोलते हैं ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं करना है, तो आप लड़के से पाइएगा। एक हाथ से स्थापित कर रहे हैं, एक हाथ से खत्म करने की बात नहीं चल सकती। आपको ऐतिहासिक तौर पर इस चीज को स्थापित करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, और विभिन्न रिसर्च जो भारत में साइंटिस्टों ने किया है उसमें आपको बौद्धों के काल, भारत का जो इतिहास है उसको सही तरीके से देखना पड़ेगा। यह जो भारत में जाति का इतिहास जो इन्होंने लिखा है, भारत में भारत जाति का सवाल, इस पर मैं समझता हूं सीपीआई माओवादी को एक बार फिर बात करनी चाहिए, एक बार फिर इस पर संशोधित संस्करण जारी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इतिहास ही गलत होगा, आप भविष्य का निर्माण भी सही से नहीं कर सकते हैं। आज आप इसको समझिए आप
भारत के इतिहास का पुनर्लेखन आरएसएस आज भी कर रहा है। झूठी कहानियां वो आज भी घर घर करके 1000 साल, करोड़ साल, और यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मांड के साथ ही चीजें सामने आए थी, तो उसको स्थापित कर रहा है, उसको लिख रहा है, उसको जो है लोगों के दिमाग में डाल रहा है। झूठे इतिहास के खिलाफ अगर आप भी एक झूठी इतिहास ही अपने ही लोगों को पढ़ाने लगे अगर, तो आप निश्चित तौर पर नहीं जीत पाएंगे। आपको काफी नुकसान होगा और हुआ भी, और आप जो है पराजय के शिकार होंगे। जैसे हमारे तमाम पुरखे, चाहे बिरसा मुंडा हो या जो सिंधु कानू हो, पराजय में उनकी हार हुई है। आपको भी अगर सत्ता में आना है या फिर सरकार सत्ता पर चढ़ना आपको है, तो आपको निश्चित तौर पर अपने इतिहास के दृष्टिकोण को ठीक करना पड़ेगा। आप ब्राह्मणवाद के कंधे पर चढ़ करके ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं कर सकते, ब्राह्मणवादी फांसीवाद को नहीं हरा सकते, नहीं नष्ट करते। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।